सरकारी बजट जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं, इस यूनिट को 6 मार्क्स की वेटेज मिलती है आपके इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट में। और इस यूनिट की एक वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया गवर्नमेंट बजट के सिलेबस से। और गवर्नमेंट बजट के सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया, और ये है सेकंड वीडियो इस टॉपिक की। और टोटल 4 वीडियोस इस टॉपिक की मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपको। पिछली वीडियो आपको नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। और सारी अब तक की जितनी वीडियोस हैं मेरी पढ़ाई हुई, उनके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा गवर्नमेंट बजट का, जिसको एक बार पिछली यूनिट में मैं उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसके कंपोनेंट के बारे में बता चुका हूं। और अब हम इसका करेंगे क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट बजट का क्लासिफिकेशन हम 2 पार्ट्स में करते हैं। बजट का वर्गीकरण इसको हम बोलते हैं। पहला पार्ट है रिसीप्ट्स, प्राप्तियां इसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है एक्सपेंडिचर, जिसे हम व्यय बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी फैमिली का क्या होता है, उसकी कोई इनकम होती है और उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट की भी अपने सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और वो भी एक्सपेंडिचर करती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है, उसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ कहाँ से होती है, तो उसको हम कहेंगे रिसीप्ट्स, प्राप्तियां। और गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ करती है, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर या व्यय कह देंगे। दोनों के ही दो दो फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। रिसीप्ट्स हो सकते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां, और कैपिटल रिसीप्ट्स। और इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, और पूंजीगत व्यय, इस तरीके से इनको अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट का बजट है उसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 4। लेकिन इनको भी और ज्यादा हम क्लासिफाई कर देंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट जो है अभी आप देखेंगे, इनको और क्लासिफाई कर देंगे। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जिसको हमने कहा था नंबर 1, उसको यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। उसको भी हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं टैक्स रेवेन्यू में और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो गवर्नमेंट की जो इनकम हो सकती है उसका एक पार्ट है रेवेन्यू रिसीप्ट, और दूसरा पार्ट हो सकता है जिसे हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, यानी कि कैपिटल रिसीप्ट हो सकती हैं, जिसको हम नंबर 2 पर स्टडी करेंगे। लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी टैक्स के थ्रू आ सकती हैं, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर गैर राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं। फिर फर्दर अगर हम टैक्स रेवेन्यू को देखें तो टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, प्रत्यक्ष कर, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। अब एक एक करके हर एक को हम बहुत डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो है वो है क्या। ये बेसिकली ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम नहीं क्रिएट करती हैं। क्लेम क्रिएट ना करना मतलब कि सरकार के ऊपर कोई दावा नहीं है। ये ऐसी रिसीप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक से ले लेती है, लेकिन बदले में गवर्नमेंट को कुछ चुकाना नहीं है पब्लिक को। तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम जनरेट नहीं होता है इसमें, या दावा नहीं बनता है पब्लिक का। इनको हम टैक्स रेवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के नाम से पढ़ सकते हैं डिटेल में। लेकिन इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करिए। तो क्या है बेसिकली टैक्स रेवेन्यू को देखो, टैक्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, टैक्स क्या है, और उस टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू कहलाएगा। तो टैक्स एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है, वैधानिक रूप से अनिवार्य अंशदान है। ये टर्म आपको इस डेफिनेशन में जरूर लिखनी है। और किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। किसको, गवर्नमेंट को। ये आपकी डेफिनेशन होगी टैक्स रिवेन्यू की। टैक्स रिवेन्यू जो है उसको भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो देखिए क्लासिफिकेशन काफी है, लेकिन एक बार जब आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको याद रहेगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट टैक्स से आ सकती हैं या फिर नॉन टैक्स से आ सकती हैं। अगर टैक्स से आ रही है तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स हो सकती है। इनको भी क्लासिफाई अभी मैं करने वाला हूं, इनको भी डिफरेंशिएट करना एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो सारा रेवेन्यू, वो सारा राजस्व है जो कि टैक्स के थ्रू ना आ रहा हो, यानी कि अदर सोर्सेज से आ रहा हो। टैक्स के अलावा जो सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया और उस पर मिला गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में डिविडेंड या प्रॉफिट, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती है जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कुछ प्रॉफिट अर्न हो सकता है या फिर डिविडेंड अर्न हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। और फिर उसके बाद में
गवर्नमेंट कुछ फी भी कलेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो उन पे कुछ फी कलेक्ट करती है गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, या फिर जॉब्स के लिए जो फॉर्म फिलअप होते हैं उसमें भी कुछ फी कलेक्ट की जाती है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां गवर्नमेंट क्या कर रही है, शुल्क या फिर फी कलेक्ट कर रही है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे टैक्स वाले और ऐसे जो नॉन टैक्स वाले, लेकिन इनमें आप देखें सारे के सारे जो एग्जांपल है ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट कलेक्ट तो कर लेती है पब्लिक से, लेकिन बदले में कुछ चुकाने का वादा नहीं है सरकार की तरफ से। और लास्ट जो है इसमें वो है कैश ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन। तो विदेशों से कुछ नगद सहायता भी सरकार को मिल सकती है। ध्यान रखें, ये बोरोइंग नहीं है, ये लोन नहीं है, क्योंकि इसको सरकार को चुकाना नहीं होता। ये सरकार को एक बार मिल गई, अनुदान या सहायता मिल गई किसी विदेशी सरकार से या किसी विदेशी संस्थान से, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से मिल सकती है, तो ये चुकाना नहीं होता सरकार को। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस की। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, 3 या 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है तो ये टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स भी टैक्स है, लेकिन फर्क क्या है, बर्डन और लायबिलिटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स में एक ही पर्सन पर होती है। तो अगर हम बात करें टैक्स की, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का भार किस पर पड़ता है, जिसकी इनकम होती है, और उसे पे कौन करता है, वो भी वही आदमी जिसकी इनकम होती है। तो दैट मीन्स कि इसको पे करने वाला और इसका भार वहन करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें ये भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं। टैक्स को पे कौन करता है इनडायरेक्ट टैक्स में, अगर हम बात करें एक शॉपकीपर की बात करें तो टैक्स तो शॉपकीपर पे करेगा, लेकिन इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा, जो बायर है उसके ऊपर इसका भार पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बर्डन है और लायबिलिटी है वो दोनों अलग अलग लोगों के ऊपर होती है। इसका दूसरा पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है उसी को उसका भार वहन करना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, कि शॉपकीपर जो था उसने बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया बर्डन को। इसके बाद एग्जाम्पल हम इसमें देते हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स बाय फर्म्स। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी उसका एक एग्जाम्पल होता है। इतना अगर आप एग्जाम में लिखा है तो आपके फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम कैपिटल रिसीप्ट्स की। अभी तक आपने पढ़ा रेवेन्यू रिसीप्ट्स को पढ़ा था, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऐसी रिसीप्ट्स थी जिनके बदले में सरकार की कोई वादा या क्लेम नहीं बनती। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट जो है उनसे डिफरेंट होती हैं। है तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, सरकार के लायबिलिटी या फिर एसेट पे कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोन की, गवर्नमेंट लोन के थ्रू भी तो अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। ऋण ले ले सरकार विदेश से, या फिर अपने ही देश की जो जनता है उससे, या रिजर्व बैंक से, या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ऋण ले ले। लेकिन ऐसा करने में क्या होता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी देयता, क्योंकि बाद में भविष्य में उसको चुकाना भी तो है वो पैसा। तो इससे क्या है, भविष्य में इंटरेस्ट का प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट होगा कि ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट की क्या क्रिएट होती है, देयता क्रिएट होती है। और दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेट करने का, सेल ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति की बिक्री कर दे सरकार। तो गवर्नमेंट के पास होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे कि ओएनजीसी एक ऐसी ही कंपनी है, उसके अलावा बीएसएनएल है, ऐसी ही एक कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी जो होती हैं उसमें अपने शेयर कुछ प्रतिशत बेच दे सरकार, या फिर पूरी की पूरी कंपनी को बेच दे, तो उससे भी सरकार को क्या मिल जाएगा, सरकार को मिलेगी रिसीप्ट्स मिल जाएगी सरकार को। लेकिन वो सेल ऑफ एसेट्स की वजह से है, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, ऐसे में गवर्नमेंट के एसेट्स फॉल हो जाएंगे, घट जाएंगे। और एक और समस्या आएगी कि भविष्य में सरकार के पास आय के जो स्रोत हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये सब कैपिटल रिसीप्ट्स के साथ में समस्याएं आती हैं। अब आपने देख लिया कि रेवेन्यू रिसीप्ट, जिसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीप्ट्स, दोनों के बारे में पढ़ लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इनको डिफरेंशिएट कर दो। देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो यहाँ पे वो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए हैं, कि रेवेन्यू रिसीप्ट, जैसा कि राजस्व प्राप्ति के बारे में मैंने बताया था कि इसमें कोई क्लेम नहीं बनता गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ने ले लिया है ये पैसा,
बदले में कुछ चुकाने का वादा नहीं है। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स में क्लेम बनता है। अगर सरकार ने ऋण ले लिया है तो उसके बाद में क्या होगा, सरकार को वो चुकाना भी तो पड़ेगा। तो बोरोइंग के केस में हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम बनता है। दूसरा पॉइंट है कि रिकरिंग रिसीप्ट्स होती हैं, ये बार बार सरकार इनको प्राप्त करती रहती है, हर साल इनकम टैक्स लगाएगी, हर साल कॉरपोरेशन टैक्स लगाएगी। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स नॉन रिकरिंग होती हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक बार अपनी किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सेल आउट कर दिया तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल बेच देगी और हर साल पैसा उसको मिलता जाएगा। वो तो एक बार बेचेगी तो उसके शेयर कम हो जाएंगे, एसेट्स कम हो जाएंगे। और उसके आगे रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उनका लायबिलिटीज और एसेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट्स जब गवर्नमेंट को प्राप्त होती हैं तो या तो लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है या फिर एसेट्स जो है वो घट जाते हैं, यानी कि संपत्ति में या तो कमी आएगी या फिर देयता बढ़ जाएगी। और लास्ट में हम लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। इनकम टैक्स या फीस, कर या शुल्क जिसको हम कहते हैं, वो राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। और विनिवेश या ऋण, ये उदाहरण है पूंजीगत प्राप्तियों के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिसीप्ट्स का। आपने अभी नंबर 1 और नंबर 2 जो आइटम्स थे उनको स्टडी कर लिया है। अब नंबर 3 और नंबर 4 को हम स्टडी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। जैसे राजस्व प्राप्तियां थी ऐसे ही राजस्व व्यय होगा, जैसे पूंजीगत प्राप्तियां थी ऐसे ही पूंजीगत व्यय होगा। तो एक्सपेंडिचर 2 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर दिया, राजस्व और पूंजीगत। और इनको हमने आगे फर्दर प्लान और नॉन प्लान में इनको हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। तो प्लान को हम बोलते हैं योजनागत और गैर योजनागत। तो दोनों में ही प्लान और नॉन प्लान की कैटेगरी होगी। हालांकि प्लान नॉन प्लान को बहुत डिटेल में एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी स्टडी करना इसको जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, उसके बाद में फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसमें लायबिलिटी और एसेट यानी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, रेवेन्यू रिसीप्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसी तरीके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, राजस्व व्यय में नहीं होता इसमें परिवर्तन। एग्जाम्पल देख लो, जो गवर्नमेंट का रूटीन एक्सपेंसेस होती है, जैसे अपने जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, ऐसे अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट करती है सरकार ने, अगर लोन लिया हुआ है और उस लोन पे ब्याज चुका रही है सरकार, यानी क्या कर रही है सरकार, बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना है, ये सारे एक्सपेंडिचर और ये जो रिसीप्ट्स हैं इनकी कैटेगरी आपको याद रहनी चाहिए कि कौन किस में आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से भी पूछा जा सकता है। अब इसके आगे गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे फॉरेन कंट्री से किसको मिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली थी ग्रांट, अनुदान मिल गया था। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को भी तो मिल सकती है अनुदान। तो ये अनुदान जो होती है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है। जैसा मैंने अभी बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस आता है, जैसे 5 ईयर प्लान्स होते थे, अभी भी 3 ईयर प्लान्स होते हैं, नीति आयोग बनाता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं हिंदी में। वो प्लान एक्सपेंडिचर के तहत आता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो अभी देखा हमने ब्याज का भुगतान सरकार कर रही है, या फिर सब्सिडी, और जो सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को, ये सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। सब्सिडी जो है ये लगभग 2% हमारे जीडीपी का खर्च होता है सब्सिडी पे, और ये कई तरीके से दी जाती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सस्ते हो जाते हैं, जैसे एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, और एलपीजी घरों में थोड़ी सस्ती मिल जाती है लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी पे सरकार की तरफ से बहुत सब्सिडी दी जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एजुकेशन, अगर आप स्कूल्स में देखें, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत चीप रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। उसके अलावा हेल्थ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू, ये सारे सब्सिडाइज हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो करती है लेकिन पब्लिक को ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं या फिर बहुत ही चीप रेट्स पे ये अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो, इसमें ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज और एसेट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। कैसे, उसको अभी मैं बता देता हूं कि वित्तीय दायित्व और परिसंपत्तियों में परिवर्तन आता है।
जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो या तो एसेट क्रिएट होगा, परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा होगा, या फिर जो लायबिलिटी है जिसे हम दायित्व कहते हैं या देयता कहते हैं या देनदारी कहते हैं, अलग अलग शब्दों से हम इसको पुकार लेते हैं, वो कम हो रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर सरकार ने मान लिया 1,000 करोड़ का ऋण लिया हुआ था विदेश से, सरकार ने ये चुका दिया, तो ये किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा अगर सरकार ने एक नई बिल्डिंग बना दी तो वो भी इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और इसको हम कहेंगे कि सरकार ने एक नया एसेट बना दिया है। एग्जांपल देख लो, लैंड एक्विजिशन, सरकार अगर जमीन खरीद रही है लोगों से, या फिर कोई नई बिल्डिंग बना रही है सरकार, या फिर मशीनरी नई खरीद रही है, नए उपकरण टूल्स जिनको कहते हैं वो खरीद रही है, या फिर जैसा मैंने अभी कहा कि लोन का रीपेमेंट कर रही है, पहले लोन लिया था उसको चुका दिया, या फिर सरकार लोन दे रही है किसी राज्य सरकार को। ध्यान रखिए, लोन रीपेमेंट जब कर रही है तो सरकार की लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है, और जब लोन ग्रांट कर रही है तो सरकार का एसेट बढ़ गया है। ये दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी, जैसा मैंने अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राजस्व व्यय को हम देखते हैं दो भागों में बांट के, ऐसे ही इसको भी देखेंगे हम। प्लान एक्सपेंडिचर में वही कि सेंट्रल असिस्टेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, जैसे बहुत सारी क्या होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं होती हैं, उन पे होने वाला खर्च नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएगा। और प्लान एक्सपेंडिचर में वो जो प्लानिंग के थ्रू, यानी कि 3 ईयर प्लान या 5 ईयर प्लान के थ्रू एक्सपेंडिचर होता है, जो व्यय होता है, वो आएगा पूंजीगत व्यय की कैटेगरी में। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वो है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। बहुत शॉर्ट में इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, इसलिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। टैक्स कई तरह के होते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अभी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोग्रेसिव के अलावा और कैसे कैसे टैक्स होते हैं, नहीं। लेकिन क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है उसमें मेंशन कर रखा है, तो उसको मैं बताता हूँ कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उस पर टैक्स का रेट ज़्यादा होगा, वही प्रोग्रेसिव टैक्स है। यानी प्रगतिशील करारोपण क्या है कि अधिक आय पर ऊंची कर की दर होना एक प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील करारोपण होता है। जैसे किसी की अगर इनकम 10 लाख रुपीज है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगा दिया, तो टैक्स कितना पे करेगा? 1 लाख। लेकिन अगर किसी की इनकम 50 लाख है, 20% उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो वो कितना पे कर रहा है? वो 10 लाख पे कर रहा है टैक्स। फिर अगर किसी की इनकम 1 करोड़ है, 30% उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो वो 30 लाख जो है वो टैक्स पे कर रहा है। और 10 करोड़ इनकम वाला व्यक्ति जो है उस पर 40% टैक्स लगा दिया, और वो 4 करोड़ रुपया टैक्स की फॉर्म में दे रहा है। तो आप देखिए, इनकम का ज़्यादा बड़ा शेयर टैक्स की फॉर्म में पे करना पड़ रहा है उस आदमी को जिसकी इनकम ज़्यादा है। इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको आप नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिक्वेंशली उनको फॉलो करते रहिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेफिसिट्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के। 3 तरह के डेफिसिट आपके सिलेबस में, उनको कंप्लीट कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।